हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए क्या रहनी चाहिए मैथ की स्ट्रेटेजी, उस चीज़ के बारे में हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल 2024 का अभी पेपर खत्म हुआ है, मेंस का 18, 19, 20 जनवरी को जो हुआ था। ठीक है, और उसका जो प्री था उसका जो कट ऑफ था वो काफ़ी ज़्यादा गया था। और जबकि इसमें जो वैकेंसी थी वो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी थी। मतलब प्रीवियस ईयर्स के अगर हिसाब से देखी जाए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, 18,000 की अप्रॉक्स वैकेंसी थी। और उसके बावजूद इस यहाँ पर जो कट ऑफ था वो 153 तक का गया था। ठीक है, यूआर के लिए। और अगर हम लोग बात करें मेंस की, तो मेंस का भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले अगर देखा जाए तो हाई जाने के चांसेस है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इस वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इस हिसाब से तो 2025 के लिए मैथ की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, तो ज़्यादातर लोग जो है वो मैथ और रीजनिंग में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और ये मैथ और रीजनिंग अगर बात करें तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट कहे जा सकते हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को सबसे जो प्रायोरिटी पर रखने चाहिए सब्जेक्ट को वो मैथ और रीजनिंग ही है। ठीक है, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मैथ के बारे में कि मैथ में किस तरीके से हम लोग को तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हम लोग काफ़ी अच्छे तक का नंबर ला सकें मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स जो है वो आपके 3 पोर्शन पे बटा हुआ मैथ है। पहला है एडवांस, दूसरा है अरिथमेटिक, और तीसरा हो जाता है आपके डीआई वगैरह यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एडवांस, वेटेज काफ़ी अच्छा खासा होता है, यानी कि 40 to 50% आपका एडवांस होता है प्री में भी और मेंस में भी काफ़ी अच्छा वेटेज होता है एडवांस का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अरिथमेटिक का, तो अरिथमेटिक का भी पोर्शन एडवांस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि अगर मान लो 40 तो नहीं कह सकते, 30 to 35 से लेकर 40 के बीच में है आपका एडवांस का पोर्शन का वेटेज होता है। और वहीं पर आप 40 तक का आप मान सकते हो, 40 से 42 तक का परसेंटेज तक का आप मान सकते हो वेटेज होता है किसका, अरिथमेटिक का। और जो बचा कुचा होता है वो आपका डीआई का पोर्शन होता है। ठीक है, डीआई यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उतनी टफ नहीं पूछी जाती जितनी बैंकिंग में पूछी जाती है। बैंकिंग में अधिकतर पोर्शन आपका डीआई का होता है और वहाँ पर काफ़ी हद तक का टफ डीआई पूछी जाती है। उतनी टफ डीआई नहीं आती यहाँ पर, इजी आती है लेकिन उतनी भी इजी नहीं होती है, और टफ और बोल सकते हो आप मीडियोकर टाइप की होती है डीआई वगैरह। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो पोर्शन हम लोग को खत्म करना चाहिए वो होता है हम लोग का एडवांस। एडवांस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके मेनली 4 चैप्टर होते हैं। एक होता है हम लोग के पास में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ये आपका एडवांस में 4 चैप्टर आते हैं। ऑल्दो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, लेकिन ये आपका अगर इसको आपने खत्म कर लिया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होते हैं, और यहाँ पर ये जो चैप्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स वाले भी होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट, उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते चैप्टर, ठीक ठाक चैप्टर होते हैं जिसको कि आप ख़त्म कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो और एडवांस में भी जो सबसे पहला चैप्टर आपको स्टार्ट करना चाहिए वो होता है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका वैल्यू पुटिंग से हल हो जाते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू कुछ 30 और 60 डिग्री अगर आप लेके चलोगे तो उसको लगा दोगे तो अधिकतर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे आपके थीटा 30, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे। ठीक है, इसके अलावा अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो अलजेब्रा इसके बाद जो आपको स्टार्ट करना चाहिए वो अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आप वैल्यू पुटिंग करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अधिकतर क्वेश्चन, और लेकिन सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, अधिकतर क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से अलजेब्रा में भी कर सकते हो। लेकिन जो बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आइडेंटिटीज पर बेस्ड होते हैं, जिसको कि आप कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने पड़ेगा तभी आप उसको लगा पाओगे। तीसरा जो चैप्टर आपको स्टार्ट करना चाहिए वो होता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री जो होती है वो काफ़ी लेंदी होती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉर्मूला वगैरह होते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ज्योमेट्री के आते हैं। ठीक है, और बोल सकते हो आप डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन आपकी डिफ़िकल्ट साइड में बनाए जा सकते हैं वो ज्योमेट्री से ही बनाए जा सकते हैं। तो तीसरा जो चैप्टर आपको लेके चलना चाहिए उसके बाद, यानी कि सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री,
फिर इसके बाद में अलजेब्रा, फिर उसके बाद में आपको ज्योमेट्री स्टार्ट करनी चाहिए, और लास्ट में आपको स्टार्ट करना चाहिए क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्यों लास्ट में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन एक प्रकार से आप देख सकते हो पार्ट होता है किसका, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है, क्योंकि वहां पर आपका क्यूबॉइड होते हैं, क्यूब्स वगैरह होते हैं, जो कि स्क्वायर का ही एक प्रकार से 3D स्ट्रक्चर होता है, और क्यूबॉइड एक प्रकार से रेक्टेंगल का ही 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब आप ये सब ज्योमेट्री जब आप खत्म कर लोगे तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे मेंसुरेशन के, वो आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको फिर उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए अरिथमेटिक का पोर्शन। अरिथमेटिक जो होता है वो ज़्यादातर कैलकुलेटिव बेस्ड होता है, जहाँ पर आपको परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारे कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, साई एंड सीआई कैलकुलेटिव होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 1 से लेकर 30 तक की टेबल याद करनी पड़ेगी, 1 से लेकर 50 तक के आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, और 1 से लेकर 30 तक का आपको क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप ये आप डेली याद करते हो, चलते हो, डेली कुछ नहीं करना, बस 5 आपको टेबल्स याद करनी है, और 10-10 आप स्क्वायर्स याद कर लो, या 5-5 कर लेकर भी अगर आप डेली स्क्वायर्स वगैरह चलते हो, और आप 5-5 क्यूब्स याद करते हो डेली के डेली, तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी आपका ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, स्क्वायर, टेबल्स और क्यूब्स, और ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि आप क्या जो अरिथमेटिक का पोर्शन होता है वहाँ पर बहुत सारे आपके शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभार वो शॉर्ट ट्रिक्स फेल हो जाती हैं, सब में शॉर्ट ट्रिक्स आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, इस वजह से जो बेसिक्स कैलकुलेशन होती है वो आपको करनी पड़ती है, और इसके लिए आपको ये टेबल्स हो गए 1 to 30 तक का, स्क्वायर्स हो गए 1 to 50 तक का, और क्यूब्स हो गए 1 to 30 तक का, वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका एडवांस पोर्शन भी खत्म, यहाँ पर आपका अरिथमेटिक पोर्शन भी खत्म। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीआई की। डीआई आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-20 दिन तक को दे दोगे डीआई को, वो खत्म हो जाएगी, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, प्री के द्वारा ही अपनी डीआई को भी खत्म कर सकते हो, यानी कि जो प्री के जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो प्री के लिए, उस प्री के मॉक टेस्ट से ही आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी डीआई खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो और इसको टाइम कितना देना है, अगर हम लोग बात करें एडवांस पोर्शन को 2 महीने मेनली दे देना है। ठीक है, इसके 2 महीने या तो 1.5 महीने तक का तो देना ही देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप ज्योमेट्री जो एडवांस हो गया, अरिथमेटिक का जो पोर्शन होता है उसके लिए आप 2 महीने दे सकते हो, अरिथमेटिक के लिए भी 2 महीने में आपकी अरिथमेटिक भी खत्म हो जाएगी, और आप डीआई के अगर देना चाहो तो 15-20 दिन दे सकते हो, नहीं तो फिर आपको जो प्री के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके द्वारा ही आप डीआई खत्म कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना, और हर एक चैप्टर को खत्म करने के बाद में एक चैप्टर का मॉक टेस्ट देते जाना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका वो चैप्टर जो है वो कितना खत्म हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट के बाद आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।